अब हो गया सर। वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज आते हैं ज्योग्राफी क्लास में। हम देखेंगे, अभी पढ़ रहे थे, इससे पहले प्रायद्वीपीय भारत हम पढ़ रहे थे और उसमें लास्ट क्लास में हमने देखा था कर्नाटक का पठार। आज प्रायद्वीपीय भारत में लास्ट अंतिम पढ़ेंगे तेलंगाना का पठार, रॉयल सीमा का पठार एवं शिलोंग का पठार। आज ये पढ़ते हुए हमारा प्रायद्वीपीय भारत समाप्त हो जाएगा। कौन था? कर्नाटक का पठार था, इससे यहाँ तक हो गया है। विशिष्ट समुद्र एवं इस शिलोंग के पठार को मेघालय का पठार भी कहते हैं। इस शिलोंग का पठार जो है, इसको आप मेघालय का पठार भी कह सकते हैं। देखते हैं, इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि ये कैसे है, कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर बनाएंगे। फिगर में देखेंगे कि ये कहाँ स्थित है। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत का यदि हम मैप बनाते हैं, यहाँ देखते हैं रॉयल सीमा, ये तेलंगाना और रॉयल सीमा। यदि हम इसका स्टेट बार वितरण देखते हैं तो यहाँ पे आपका केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु से ऊपर यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश में भी ये पार्ट जो है आपका तेलंगाना है। यदि आप भारत के मानचित्र पर देखेंगे, यदि आप भारत के मानचित्र पर देखेंगे तो यहाँ पश्चिमी भाग में, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में यहाँ पर आपका क्या है, केरल है। केरल के नीचे ये स्टेट जो है आपका क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो आपका आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश में ही ये आपका जो है सो तेलंगाना है। तो तेलंगाना अंतर्गत ही आपका रॉयल सीमा जो है, रॉयल सीमा आ जाता है और तेलंगाना आ जाता है। दोनों पठार एक दूसरे से सटा हुआ पार्ट है। यहाँ जो यह पार्ट है आपका, यह पार्ट पड़ता है, यही तेलंगाना प्लस रॉयल सीमा का पठार है। यानी दोनों बॉर्डर को टच करता है, दोनों सीमा में घुसता है। ये तेलंगाना का पठार यदि स्थिति देखेंगे तो इसके नाम से ही क्लियर है कि ये तेलंगाना राज्य अंतर्गत स्थित है। जबकि रॉयल सीमा यदि हम देखेंगे तो रॉयल सीमा का पठार जो है यह आंध्र प्रदेश अंतर्गत स्थित है। यह जो है डेवलप जो हुआ था प्री कैम्ब्रियन एज की चट्टानें हैं। इसमें
प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टाने हैं। प्री कैम्ब्रियन एज की चट्टाने में जो है होती है वो ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, इस सब की बहुलता होती है। इसमें ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, यह सब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये रॉक्स के चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि ये सब जो है कायांतरित चट्टाने हैं, यानी कालांतर में यह सब कायांतरित हो गई है। पहले अग्नेय चट्टान थी, पहले अग्नेय चट्टाने थी, बाद में वो क्या हो गई, बदल करके कायांतरित हो गई और वो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट के रूप में वर्तमान में उपलब्ध है। तो इसको जो है हम देखते हैं, अभी हम जब पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत का पठार, अभी तक हमने जो इसको पार्ट कर करके देखा, इस विंध्य पर्वत से इधर जितना जो ये सारा पढ़ा हमने, इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले महाराष्ट्र भाग में था, उसको कहते हैं महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र के पठार से नीचे आए थे कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार से नीचे आए थे तो विभिन्न जो आपका दक्षिणी भारत का जो पठार सब छोटा छोटा पठारी सब है, नीलगिरी है, आपका अन्नामलाई है, सेवराय की पहाड़ी है, ये सब हमने पढ़ा। ये सब पढ़ने के बाद अब जो हम पढ़ रहे हैं ये रॉयल सीमा या फिर तेलंगाना का पठार और साथ ही शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार, ये सब को मिला करके हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। यह पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार मिला हुआ टोटल को जब हम एक साथ एक सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है संप्राय मैदान का एग्जाम्पल है। संप्राय मैदान का उदाहरण है। संप्राय मैदान कहते हैं उसको, जैसे मैदान का निर्माण जो होता है दो तरह से होता है। मैदान कहते हैं सिंपल प्लेन सतह होना चाहिए। तो यदि नदियों द्वारा काट करके नदी के पानी के साथ साथ उससे जो विभिन्न क्या कहते हैं चट्टानों के टूटने से निर्मित मिट्टी लाती है और उसको बिछाने से जो मैदान का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं समतल मैदान। और पुराने समय में जो विभिन्न चट्टानें बनी हैं, जो पठारी भाग का निर्माण हुआ है, वो पठारी भाग भी समय के साथ साथ अपक्षय एवं अपर्दन होता है। अपक्षय एवं अपर्दन कई कारणों से होता है, हवा के घर्षण के कारण या फिर धूप के कारण। धूप भी क्या होता है, आप जानते हैं कि किसी वस्तु को गर्म करने पर क्या होता है, फैलता है, और ठंडा होने पर क्या होता है, सिकुड़ता है। तो एक लंबे समय में कोई भी वस्तु, आप सिंपल एक एग्जांपल लेंगे, एक स्टील या एक लोहा का तार आप लेते हैं, उसको ऐसे 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 हिलाते रहते हैं तो क्या होता है, पहले तो उसमें इलास्टिसिटी होती है, वो मुड़ता है, आप मोड़ देते हैं मुड़ जाता है, सीधा करते हैं सीधा हो जाता है, फिर मोड़ते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मोड़ते और ऐसे करते करते रहने से वहां से वो टूट जाता है। टूट जाता है कि नहीं, लोहा टूट सकता है, तो चट्टान भी क्या है, कोई भी वस्तु इस धरती पर जो है उसका एक लिमिट पीरियड है, उस लिमिट पीरियड के बाद उसको टूटना है। तो यह चट्टाने जो बनी प्री कैम्ब्रियन एज में बन करके और अपक्षय अपर्दन हुआ, हवा के कारण हो, ताप के कारण हो, वो क्या हुआ, बार बार वो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, उससे क्या होता है, वो भूरा होता है, टूट जाता है, और टूट करके उसका बड़ा सा भाग क्या होता है, समतल का निर्माण कर देता है। और वैसे जो विभिन्न भौगोलिक कारणों के कारण जो एक समतल का रूप धारण करता है और उससे निर्मित मैदान को हम कहते हैं संप्राय मैदान। यदि नदियों द्वारा नदी के अपक्षय अपर्दन से ला करके क्या कहते हैं मिट्टी के बिछाने से जो मैदान का निर्माण होता है उसको कहते हैं समतल मैदान, प्लेन मैदान, जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसका एग्जाम्पल। और यदि चट्टान के ऊपर ही एक समतल भाग बन गया, एक विस्तृत क्षेत्र बन गया है जिसके कारण मैदान का निर्माण हुआ है, उस मैदान को कहते हैं संप्राय मैदान। तो प्रायद्वीपीय पूछता है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वो कैसा मैदान है, तो वो आपका हो गया समतल मैदान है, विस्तृत समतल मैदान है।
लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में भी ऐसा नहीं। प्रायद्वीपीय भारत हम कह रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं, पर्वत जैसे ही पर्वत कहिएगा लोगों के माथे में सीधा सीधा आ जाता है, कैसा, ऐसा ऐसा क्षेत्र होगा। पठार कहें तो उसका भी मतलब वही लोग निकाल लेते हैं, सीधा ऐसा क्षेत्र होगा जहां आप चल नहीं सकते हैं। लेकिन चूंकि भारत एक विस्तृत क्षेत्र में पठार फैला हुआ है, तो पठार के ऊपर भी समतल है। पठार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चट्टानी भाग है, दूसरा कि समतल से ऊंचाई पर स्थित है। इन दो कारणों से उसको हम पठार कहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि सब जगह भूमि ऊबड़ खाबड़ ही है, समतल नहीं है, वहां कुछ मतलब क्षेत्र नहीं है, वहां निवास नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। वैसे भी ढेर सारे जगह हैं जहां केवल टीला है, जहां चोटी है, जैसे हमने पूर्व में पढ़ा भी है, विभिन्न पहाड़, विभिन्न पठार का विभिन्न चोटी हमने पढ़ा है, तो उस तरह से भी है। लेकिन अधिकांश भाग हमारा क्या है, पठार पर भी समतल है, और उसको हम मैदानी भाग, उसको भी हम मैदान कह सकते हैं, क्या पठारी मैदान कह सकते हैं, या उसको हम दूसरे वर्डों में संप्राय मैदान कहते हैं। तो इन भागों में ये सब जो बना है, ये सब क्या है, संप्राय मैदान का उदाहरण है। आते हैं, हम देखते हैं कि इसमें जो है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं मेनली तेलंगाना का पठार और रॉयल सीमा का पठार। तो तेलंगाना पठार नाम तो एक ही है, तेलंगाना पठार ही विस्तृत भाग है, लेकिन उसी का कुछ भाग, मैक्सिमम पार्ट यह तेलंगाना अंतर्गत पड़ता है। ये तेलंगाना पठार का अधिकतम भाग तेलंगाना अंतर्गत पड़ता है, लेकिन इसका ये भाग जो है, ये आपको घुसा हुआ है किसमें, आंध्र प्रदेश में भी। तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो पड़ने वाले भाग हैं तेलंगाना पठार के ही, तेलंगाना पठार पूरे को तेलंगाना कहेंगे, लेकिन उसके जो भाग आंध्र प्रदेश अंतर्गत पड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रॉयल सीमा का पठार कहते हैं। अब देखते हैं कि रॉयल सीमा पठार जो है उसमें 4 जिले पड़ते हैं मेनली। वो है रॉयल सीमा के पठार में 4 जिले पड़ते हैं मेनली। ये 4 जिले हैं आपके, एक तो है कुडप्पा, दूसरा है कुर्नूल, तीसरा है अनंतपुर और चित्तूर, अनंतपुर, और चौथा है चित्तूर। ये 4 जिले जो है इसके अंतर्गत रॉयल सीमा के यानी आंध्र प्रदेश के ये 4 जिले, ये चारों के 4 जिले जो है किसके हैं, आंध्र प्रदेश के 4 जिले हैं। ये 4 जिले जो है सीडेड जिला भी इसको कहा जाता है। कभी कभी पूछता भी है क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश के 4 सीडेड जिला क्या है। सीडेड जिला कहते हैं, सीडेड मतलब दान दिया हुआ होता है। ये 4 जिले जो हैं तत्कालीन शासक द्वारा ब्रिटिश को दान स्वरूप दे दिया गया था। और यहाँ क्या है, यहाँ आपको खाद्यान्न की बहुलता है, खनिज की बहुलता है यहाँ। तो अंग्रेज अपना ये 4 जिला जो सो चाहे जैसे भी ले, ये 4 जिला ले लिया था अपने अधीन में, तो इसको सीडेड जिला पूछता भी है कि आंध्र प्रदेश के 4 सीडेड जिला, सीडेड डिस्ट्रिक्ट, ये 4 सीडेड जिला है जो रॉयल सीमा के पठार अंतर्गत पड़ते हैं, और ये खनिज की बहुलता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ खनिज जो है सो बहुतायत में पाए जाते हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं इसको रॉयल सीमा के, और इसका जो है स्पेशल हम चित्र देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएंगे फिर से बनाएंगे, इसको हटा करके केवल हम लेंगे आपको रॉयल सीमा का पठार और तेलंगाना का पठार जो है उसको देखते हैं, उससे गुजरने वाली नदियां का स्वरूप देखते हैं। आते हैं, देखते हैं तेलंगाना पठार का स्पेशल जो ड्राफ्ट करते हैं, देखते हैं उससे गुजरने वाली नदियां जो है कैसे कैसे गुजरती है, कौन सी नदी गुजरती है। यह तेलंगाना पठार है। ऊपर में हम जानते हैं कि ऊपर में तेलंगाना राज्य स्थित है, यानी तेलंगाना होते हुए यहाँ से गुजरने वाली नदी जो है ये तेलंगाना से इससे होते हुए गुजरती है, ऐसा नहीं केवल यहीं से गुजरती है। यह जो है आपका गोदावरी नदी है।
दूसरी यहाँ से एक और नदी गुजरती है, बताइए भाई ये कौन सी नदी है? गंगा आ जाएगी वहां में, ये है कृष्णा नदी है। दक्षिण भारत की गंगा। और तीसरी एक और है पेन्नेरू नदी है, ये बिल्कुल इस साइड में गुजरती है। पेन्नेरू नदी है। यह भाग जो है ये कृष्णा और गोदावरी का ये बेसिन जो है, ये बेसिन आपका पड़ता है तेलंगाना अंतर्गत, जबकि ये पेन्नेरू का ये पार्ट जो है ये पड़ता है आपको आंध्र प्रदेश अंतर्गत, यानी रॉयल सीमा का पठार में ये पेन्नेरू है और तेलंगाना के पठार अंतर्गत। हालांकि तेलंगाना पठार तो पूरे को कहते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ गोदावरी नदी जो बहती है, गोदावरी नदी काफी गहरा करते हुए इसको काट करके बहती है और काफी गहरा वहां पे बनाती है। तो गहरा यहाँ पे पानी की काफी क्या है, कमी है। पानी की कमी इसलिए है कि यह नदी तो बहती है, 3 नदियां बहती है, लेकिन नदी क्या करती है, इस पठार को काटते हुए काफी नीचे से बहती है। तो आप ऐसा बताइए, यदि नदी ऊंचाई में बहती हो तो उसको बांध बना करके, डैम बना करके क्या कर सकते हैं, उसका पानी का उपयोग कर सकते हैं, उस आसपास के क्षेत्र में पानी का उपयोग कर सकते हैं, नाली निकाल सकते हैं, नहर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि नदी आधा किलोमीटर नीचे बहे जमीन से, ये पठार जो है, पठार की भूमि काफी ऊंची है और नदी काफी नीची बहती है। पठारी भूमि हम मानते हैं कि पठारी भूमि आपका ऐसे है, यहाँ से पठार बह रही है और यह नदी इतना नीचे है, ये 500 से 600 मीटर नीचे है, आधा किलोमीटर नीचे है। तो आप वहां बांध जो बनाएंगे तो क्या होगा, इतना पानी वहां कंजर्व होगा और बांध को क्या करेगा, कमजोर बनाएगा, लंबा चौड़ा क्षेत्र पड़ेगा। तो ऐसे जगहों पे पानी का, सिंचाई का व्यवस्था बहुत कम हो पाता है। पानी तो है, काफी मात्रा में है, लेकिन काफी नीचे बहती है, जिसके कारण यहाँ पानी की कमी होती है। भारत सरकार द्वारा यहाँ पर 2 परियोजनाएं चलाई गई है जो गोदावरी नदी पर स्थित है। ये 2 परियोजना जो है, पोलवरम परियोजना यहाँ पे पोलवरम परियोजना, और साथ ही एक और यहाँ पर बना है आपको कालेश्वर परियोजना। पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, कालेश्वर परियोजना। ये 2 परियोजना जो है आपके गोदावरी नदी पर बना हुआ है और ये आपके लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना हुआ है। एक मिनट, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। बोलिए क्या बोल रहे हैं? परियोजना तो किस स्टेट के अंदर पड़ता है ये? तो ये किस पहाड़ी पर है, कहाँ है, कहाँ बना हुआ है? ये किसकी हम चर्चा कर रहे हैं? तेलंगाना के पठार। तेलंगाना कहाँ स्थित है? तेलंगाना में ही स्थित है, तो आपका तेलंगाना अंतर्गत स्थित है। हालांकि इसका गोदावरी परियोजना से, सॉरी, पोलवरम परियोजना से क्या है लाभान्वित, ये केवल यही नहीं है, तेलंगाना नहीं है, तेलंगाना के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उसमें भी जाती है। इसलिए तो देखिए, इसमें इसकी विशेषता है, खास करके कालेश्वर परियोजना की विशेषता है, यह विश्व की सबसे ऊंची लिफ्ट प्रोजेक्ट परियोजना है। लिफ्ट प्रोजेक्ट, लिफ्ट मतलब क्या होता है, उठाना। पानी को क्या करता है, ऊपर लिफ्ट करके या तब बाहर फैलाता है, यानी वहां मशीन लगा हुआ है, मशीन के द्वारा पानी, चूंकि काफी हमने कहा कि यहाँ यह जो है काफी गहरे गड्ढे से गुजरती है, वहां से पानी को टान करके और ऊपर वाले क्षेत्र में फेंकता है, और उससे क्या होता है, विद्युत परियोजना भी है और साथ ही सिंचाई परियोजना भी यहाँ संचालित होती है। और ये विश्व की सबसे बृहद, सबसे ऊंची लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई परियोजना जो है सो ये है।
तेलंगाना के पठार में गोदावरी नदी पर 2 परियोजना संचालित है। गोदावरी नदी पर 2 परियोजनाएं संचालित है। पहला है आपका कालेश्वर परियोजना। यह जो है विश्व की सबसे ऊंची सिंचाई परियोजना है। दूसरी परियोजना आपका पोलवरम परियोजना है। ये 2 परियोजना जो है सो आपके दोनों के दोनों गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं आपका शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। इसको मिटाएंगे, फिर से आएंगे, प्रायद्वीपीय भारत का पूरा पठार बनाते हैं और उससे ये लेना है, लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर से प्रायद्वीपीय भारत के मैप पर आएंगे। आते हैं, फिर से हम लौटते हैं एक बार प्रायद्वीपीय भारत के पठार के साथ साथ, क्योंकि हमने ये तेलंगाना, रॉयल सीमा, शिलोंग या मेघालय का पठार इसलिए एक साथ किया है क्योंकि ये सबके सब क्या है, सबके सब प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। जिस समय भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पठार की बात होती है उस समय आपके शिलोंग का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। क्योंकि आप देखेंगे ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का मैप है। यहाँ पे आएंगे, इस ढंग से आपका प्रायद्वीपीय भारत है। थोड़ा सा और है, इस ढंग से आपका प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में मेघालय राज्य जो है, प्रायद्वीपीय भारत में मेघालय राज्य जो है आपका यहाँ पर देखेंगे कि ये मेघालय का भाग है। इसमें बीच में असम जो है, यहाँ से असम, ऐसे तो वेस्ट बंगाल है और यहाँ से ये आपका पूरा का पूरा असम है। यहाँ भी टच करता है, यहाँ भी टच करता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है सो ऐसे आती है, ऐसे चलते हुए यहाँ चली जाती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। तो इसमें देखेंगे कि हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर आपका स्थित है यहाँ पे देखेंगे आपको राजमहल की पहाड़ी है। यहाँ पे पहले हमने पढ़ा भी है, ये है आपका राजमहल की पहाड़ी। और यहाँ मेघालय के पठार में यहाँ पर है गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछता है। राजमहल की पहाड़ी जिस समय हम विंध्य पर्वत पढ़ा रहे थे, विंध्य पर्वत के बाद मालवा वगैरह का पठार पढ़ाए थे, उस समय राजमहल की पहाड़ी पढ़ाए थे, याद होगा। ये चूंकि प्रायद्वीपीय भारत का छोटा नागपुर का पठार पढ़ा रहे थे, उस समय पढ़ाए होंगे संभवतः।
तो ये राजमहल की पहाड़ी जो है क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की ही पहाड़ी है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। और प्रायद्वीपीय भारत तो आपको प्रायद्वीपीय भारत इसको कहते हैं, इसको पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में आप जानते हैं हिमालय पढ़ा रहे थे उस समय आपको पढ़ाए थे कि ये हिमालय हमारा जो है ऐसे गुजरते हुए ऐसे हमारा मुड़ जाता है। तो बताइए यहाँ जो यह भाग है ये गारो खासी जयंतिया है, इसके अलावे अन्य भी भाग है, असम में भी दो पहाड़ी है। ये सब जो है सो आपका क्या है, हिमालय का भाग है या प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में आपको जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो तो है ही, उसके अलावे मेघालय के पठार का भी दो भाग उसमें घुस जाता है, गारो खासी जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। यहाँ पर है ये, यहाँ पर एक है मिकिर, और यहाँ पर है रेंगमा पहाड़ी। और यदि हम इसका देखते हैं मेघालय के पठार का अलग से चित्रण करते हैं तो मेघालय का पठार कुछ ऐसे है। ये है गारो, ये है आपका खासी, और ये है जयंतिया। यानी सिंपल यहाँ पढ़ने का, सिंपल हमारे समझाने का उद्देश्य ये है कि पूर्वोत्तर भारत में हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, इधर जितना हमने पढ़ा, कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार, आपको रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, इधर आगे बढ़े थे तो बाबा बुदन की पहाड़ी पश्चिमोत्तर भारत से लेकर के ये दक्षिण तक, अन्नामलाई की पहाड़ी तक, ये सब के सब क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत में आपको इधर राजमहल की पहाड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत में आप केवल इस पार्ट तक नहीं, इससे आगे जब बढ़ते हैं, इससे आगे ये सब क्या है, मैदानी क्षेत्र है। इससे आगे इस राजमहल की पहाड़ी के बाद ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा जो काट करके ला करके मिलाई गई है, इसके द्वारा हम जानते हैं कि नदी के द्वारा क्या होता है, एक विस्तृत क्षेत्र में मैदान का निर्माण किया जाता है। तो ये तो एक मैदानी क्षेत्र है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से एक लंबे गैप के बाद फिर से पठारी क्षेत्र है। ये पठारी क्षेत्र ये भी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। ये पूछता है क्वेश्चन। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कौन है, राजमहल, और यहाँ है गारो। इस बीच में अब हेडिंग आप बना दीजिए, सबसे पहले शिलांग का पठार या फिर मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में 3 मेन पहाड़ियां हैं। क्या क्या है इसकी 3 मेन पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया। आप यहां से एक याद भी रख सकते हैं, इस पहाड़ी में जो विभिन्न आदिवासी रहते हैं, इस पहाड़ी क्षेत्र में विभिन्न आदिवासी रहती है, निवास करती है। और जो गारो क्षेत्र में जो निवासी आदिवासी रहती है उसका नाम भी गारो आदिवासी ही है। खासी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी का नाम खासी है, और जयंतिया क्षेत्र में निवास करने वाली जो आदिवासी है उसका नाम जयंतिया है। तो पूछता है ये क्वेश्चन, आपको देखिएगा क्या कहते हैं, बहुत सारे सेट्स में या बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गारो, खासी, जयंतिया आदिवासी किस राज्य में निवास करती है। तो आप पठार से ही इसका ये पकड़े रहेंगे तो पठार से ही याद रहेगा आपको कि गारो, खासी, जयंतिया जो है ये जनजाति, ये पठारी भी, ये ऊंची चोटी भी है। ये तीनों क्या है, इस पठार की, ये तो पूरा पठारी भाग है, पठार की ऊंची चोटी भी है। ये इस पठार की ऊंची चोटी, इस पठार की गारो चोटियां है, खासी चोटियां है और जयंतिया चोटियां है।
और उसके आसपास निवास करने वाली जनजातियां का भी वही नाम है। तो आपको पठार पूछे या चोटी पूछे कि गारो खासी जयंती चोटी जो है किस पठार पर स्थित है, तो शिलांग का पठार या फिर मेघालय का पठार अंतर्गत स्थित है। ये पूछता है कि गारो खासी जयंतिया किस राज्य में निवास करती है, तो मेघालय अंतर्गत निवास करती है। अब इसमें पूछता है कि इसमें सर्वोच्च चोटी जो है आपका खासी चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है। इन तीनों चोटी में खासी चोटी जो है ये सर्वोच्च ऊंची चोटी है। किसकी? किसकी? मेघालय के पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। मेघालय की पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है कौन है? खासी है। ये भी आपको कब बनी है? ये भी बनी है आपको प्री कैम्ब्रियन एज में ही बनी हुई है। ये चट्टाने जो है आपके मेघालय का चट्टान जो है, मेघालय का पठार जो है, ये भी प्री कैम्ब्रियन एज में बना है। और प्री कैम्ब्रियन एज में बनने के कारण प्री कैम्ब्रियन एज में बनी है, तो इसमें भी क्या होगा? ग्रेनाइट निस्ट एवं शिस्ट चट्टाने पाई जाएंगी। याद रखेंगे, प्री कैम्ब्रियन एज की चट्टाने ग्रेनाइट कायांतरित हो चुकी है, चूंकि काफी पुरानी है, तो कायांतरित होकर के सब आज क्या है? ग्रेनाइट निस्ट एवं शिस्ट के रूप में उपलब्ध है। आप जानते हैं कि ग्रेनाइट निस्ट एवं शिस्ट जहां भी पाया जाएगा उसका उपयोग किसमें होता है? भवन निर्माण सामग्री में होता है। जो आप टाइल्स लगाते हैं घर में काट काट के, वो क्या है? वही चट्टाने हैं, ग्रेनाइट चट्टाने हैं। आप स्लैब पर जो लगाते हैं, स्लैब पर पत्थर जो लगाते हैं, वो सब क्या है? वही ग्रेनाइट चट्टाने। तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े जो मंदिर वगैरह बनते हैं, उन सब में इसका भवन निर्माण सामग्री, सिंपल कहिए भवन निर्माण सामग्री का ये जो है, जहाँ भी ग्रेनाइट चट्टाने आपके या प्री कैम्ब्रियन एज की चट्टाने हैं, वहां से वो प्राप्त होती है। ये हो गया। यदि हम इसको हमारा मेघालय यहाँ पर है, मेघालय अंतर्गत स्थित है। हमने बताया कि गारो खासी जयंतिया जो है इसी सीरियल में है। यहाँ पे गारो है, यहाँ पे खासी है और यहाँ पे जयंतिया है। तो यदि आप इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी सजाने के लिए कहता है, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में सबसे उत्तर में कौन होगा? गारो, उसके बाद खासी, उसके बाद जयंतिया। यदि आपको इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई के रूप में यदि कहे सजाने के लिए, तो ऊंचाई में सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा खासी है, उसके बाद जयंतिया है, नहीं गारो नहीं है। सबसे ऊंची खासी है, खासी के बाद जयंतिया है और जयंतिया के बाद गारो है। यदि ऊंचाई के आधार पर इसको कहे सजाने के लिए, तो सबसे ऊंचा क्या हो जाएगा? खासी, उसके बाद जयंतिया और उसके बाद गारो। यदि डायरेक्शन के हिसाब से कहे तो गारो, खासी और जयंतिया सेम उत्तर से दक्षिण की ओर है। इससे आगे आते हैं मिकिर और रेंगमा। यहाँ आप ध्यान देंगे कि मिकिर और रेंगमा कहाँ स्थित है तो इसी आपके प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग, लेकिन मिकिर और रेंगमा ये दो पहाड़ियां जो है वो कहाँ स्थित है? असम अंतर्गत स्थित है। इसमें मिकिर प्लस रेंगमा, ये दो को जो है असम अंतर्गत स्थित है। इस 5 की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, ये आपका कहाँ है? मेघालय अंतर्गत स्थित है। ये पूर्वोत्तर भारत की ये 5 पहाड़ियां हैं, 5 चोटी है, जो किसके अंतर्गत पड़ती है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, इनमें से बताइए कौन प्रायद्वीपीय भारत का भाग नहीं है? ठीक है, उसमें से ये 5 नाम दे देगा। एक को छांट करके इधर जो है आपका क्या है? हिमालय है, हिमालय की विभिन्न चोटी है, कंचनजंगा वगैरह उधर ऑप्शन में डाल देगा, तो वो हिमालय की चोटी है। लेकिन ये चोटी, ये सब पहाड़ी जो है किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। या पूछ देगा इनमें से कौन प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, उसमें से क्रम बना देगा 1 2 1 2 3 1 4 1 5। तो उसमें आप याद रखेंगे कि ये पूर्वोत्तर भारत का ही उसमें डालेगा।
तो पूर्वोत्तर भारत का डालेगा तो ये 5 जो है चोटियां आप याद रखेंगे, मेघालय के पठार की 3 चोटियां और उसके अलावे 2 पहाड़ी जो असम अंतर्गत पड़ता है, मिकिर एवं रेंगमा, ये सब के सब आपके प्रायद्वीपीय है। तो हालांकि पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत जैसे ही लोग नाम देखता है तो लोगों को ध्यान में आ जाता है कि ये हिमालय का भाग होगा, लेकिन ये हिमालय का भाग ना होकर के प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। अब देखते हैं यहाँ कि आपका ये राजमहल की पहाड़ी और साथ में यहाँ गारो पहाड़ी, इस बीच में लंबा सा गैप है। ये गैप का निर्माण कैसे हो गया है? आखिर पहाड़ी होगा, पठारी, प्रायद्वीपीय भारत का पठार जब हम कर रहे हैं तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसका मतलब लंबे समय से जुड़ा हुआ होगा। एक यहाँ निर्मित हो जाएगा, एक वहां कैसे निर्मित हो जाएगा? तो उसका जो जियोग्राफिकल रीजन है, मिटाते हैं इसको। आप बोलेंगे कि यहाँ निर्मित होगा, क्या निर्मित देखेंगे आप कि यहाँ से जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, पहले तो ये चट्टान पूरा सटा हुआ था आपस में, पूरा का पूरा ये भाग सटा हुआ था, लेकिन ये नदी जो बीच से बहने के कारण, इसमें अक्षय पर्दन से बिछाए गए मिट्टियों के कारण ये एक लंबा, इस दोनों के बीच लंबा गैप मतलब क्या होता है? दोनों के बीच अंतर, दोनों के बीच एक लंबा अंतर बना दिया है, मिट्टी से ढक दिया है। यद्यपि उस समतल भाग को यदि हटा दे, मिट्टी को काट कर हटा दे, तो नीचे से हम देखेंगे कि वो चट्टान आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये एक लंबा गैप का निर्माण करता है, यानी राजमहल गारो गैप इसका नाम भी है। इसका नाम है राजमहल गारो गैप, या इसका दूसरा नाम है मालदा गैप। मालदा गैप, यह गैप किसमें है? यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का गैप है। यह राजमहल गारो गैप, राजमहल पहाड़ी यहाँ है और गारो पहाड़ी यहाँ है। इस दोनों के बीच का जो गैप है उसका नाम भी उसी के नाम पर क्या रखा गया हुआ है? राजमहल गारो गैप। या राजमहल गारो गैप का दूसरा नाम क्या है? मालदा गैप। तो पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार को आपको पूर्वोत्तर भारत से अलग करने वाला गैप जो है उसका क्या नाम है? तो राजमहल गारो गैप कहिए या फिर उसको आप मालदा गैप कहिए। ये हो गया। इससे आगे हम देखते हैं इसका जो है हाँ, एक चीज और है, भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में प्राप्त होती है, और वर्षा जहां प्राप्त होगा वहां क्या होगी? सघन वनस्पति भी होगी। तो भारत में सदाबहार वन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, भारत में सदाबहार वन कहाँ? भारत की वैसे जो आपका वन है वो कैसा वन पाया जाता है भारत में? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का क्या मतलब होता है? पत्ता को गिरा देने वाली। भारत की वनस्पति जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाई जाती है, लेकिन 2 जगह है भारत में, 2 क्षेत्र है जहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाई जाती है। वहां कैसी वन पाई जाती है? सदाबहार वन पाई जाती है। तो वो 2 स्पेशल रीजन्स हैं। सदाबहार का पहले मतलब आप समझिए, सदाबहार का क्या मतलब होता है? हमेशा बहार रहने वाली। बहार रहने वाली क्या मतलब? सालों भर उसमें बहार। जैसे आप देखेंगे कि यह क्या होता है, साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देती है, पतझड़ का मौसम आता है और अपने पत्ते गिरा देती है, उसके बाद आपका फिर से बसंत शुरू होता है और नया पत्ता उसमें खिलता है। लेकिन सदाबहार वन जो होगा, सदाबहार वन की पत्तियां कभी झड़ती नहीं है। एक बार जो पत्ती निकल गया, धीरे धीरे बारी बारी करके वो सूखेगा, समाप्त होगा, अलग बात है, लेकिन पत्तियां झड़ती नहीं, सूखने के बाद झड़ती है। तो वो भी क्या, बारी बारी से। ऐसा नहीं कि जो पत्ती निकल गया वो शुरू से अंत तक जब तक पौधा रहेगा तब तक रहेगा, ऐसी बात नहीं है। पत्तियां उसकी भी सूखती है, लेकिन बारी बारी से, किसी एक मौसम में नहीं गिरती है। बारी बारी से कभी एक पत्ता गिर गया, कभी दूसरा पत्ता गिर गया, इस ढंग से। लेकिन पर्णपाती वन का क्या होगा? एक मौसम आएगा, उस मौसम में पूरा का पूरा पत्ता झड़ जाएगा, अब फिर से बसंत ऋतु आएगा, बसंत ऋतु में सब नया पत्ता निकलेगा। लेकिन सदाबहार वन में वैसा नहीं होता है, पत्तियां झड़ती नहीं है। तो सदाबहार वन पाया कहाँ जाता है?
जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो वहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है तो वहाँ क्या होगा, सदाबहार वन पाया जाएगा। भारत में 2 क्षेत्र है जहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यही आपका पूर्वोत्तर में मेघालय में और साथ ही पश्चिमी भारत में ये पश्चिमी घाट पर्वत के साथ में लगा हुआ जो वन है, वहाँ जो वन है वो भी आपका क्या है, सदाबहार वन है। तो भारत में यही दो जगह है जहाँ सदाबहार वन पाई जाती है। बाद बाकी रीजन्स में कैसी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाई जाती है, आप ये भी याद रखेंगे। तो ये सदाबहार वन यहाँ पाने का मतलब क्या है, यहाँ क्यों सदाबहार वन पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा जो होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा यदि राज्य के रूप में ले तो इस मेघालय अंतर्गत ही पाई जाती है। और मेघालय में जगह है मासिनराम और चेरापूंजी, 2 जगह है वहाँ। उस 2 जगह पर क्या होता है, वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। उसमें वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होने के पीछे एक कारण है खासी और जयंतिया। यहाँ है आपका चेरापूंजी, यहाँ पर है एक पॉइंट चेरापूंजी और इसके नीचे है मासिनराम। ये है आपका चेरापूंजी और यहाँ पर है मासिनराम। ये दोनों को दोनों किस राज्य अंतर्गत पड़ते हैं, मेघालय अंतर्गत पड़ते हैं। और यहाँ वार्षिक वर्षा होती है। इसकी एक विशेषता है, इसको मिटाते हैं यहाँ से। इसकी एक विशेषता है, विशेषता क्या है, मासिनराम में जो होता है, पहले चेरापूंजी देखते हैं। चेरापूंजी में जो है एक माह में यदि हम लेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये। लेकिन मासिनराम क्या है, यदि वार्षिक वर्षा हम देखें सर्वाधिक, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है भारत का, ये मासिनराम है। यानी यदि महीना में देखें कुछ खास महीनों में आपको चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन पूरे साल का एवरेज यदि हम जोड़ के निकाले तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम में होती है। तो इस वर्षा का रीजन भी समझिए, आखिर यही वर्षा क्यों होती है, सर्वाधिक वर्षा यही क्यों होती है। हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था हिमालय जो है ऐसे आकर के और यहाँ से ऐसे मुड़ गया है दक्षिण की तरफ, और हमारे यहाँ जो वर्षा प्राप्त होती है वो क्या होती है, यहाँ से जो समुद्र से जो ये मानसून उठता है ऐसे जाती है यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद क्या होती है, यहाँ पे टकराती है, इस हिमालय से टकराती है, यहाँ जो 3 पहाड़ियां है उससे टकराती है। आप जानते हैं कि आपका मानसून में जो हवा चलती है वो समुद्र से होते हुए बहती है और अपने साथ ढेर सारी नमी लेकर के चलती है। तो नमी लेकर के चलने के कारण क्या होती है, यहाँ जब उसके मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न होता है, यदि वहां अवरुद्ध नहीं होता उसका मार्ग तो सीधा आगे की ओर बढ़ जाती। लेकिन इसके मार्ग रुकने के कारण ये क्या होता है, हवा ऊपर की ओर उठने लगती है। और हम जानते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर घटते चला जाता है। और यहाँ ये जैसे यहाँ टकरा करके हिमालय से और उन पहाड़ियों से टकरा करके हवा ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने के कारण वो क्या होती है, हवा ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने पर हम जो जलवाष्प उसके साथ रहता है वो ठंडी होकर के क्या होता है, जल के रूप में बदल जाती है और वहां पर भयंकर बारिश करती है। क्योंकि यहाँ ये हिमालय क्या है, ऐसे से आकर के और ऐसे मुड़ा हुआ है, तो जो यहाँ से जो मानसून जाती है अपने साथ नमी लेकर के, वो नमी क्या होती है, इधर से भी रास्ता रुक गया, इधर से भी रास्ता रुक गया, इधर से भी रास्ता रुक गया। तो वो चारों तरफ से जब रास्ता रोक देगा तो क्या होगा, और जगह जहां भी हिमालय है क्या है, सीधा है,
यदि यहाँ से मानसून ऐसे आएगी, टकराएगी, तो कुछ बारिश तो होगी ऊपर उठ के, और कुछ क्या होगी इधर या इधर छितरा जाएगी, मुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, कंप्लीट गैप है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, मुड़ा हुआ। तो जो यहाँ से हवा जाएगी, यहाँ से टकराने के बाद कुछ इधर छितराएगी, कुछ इधर छितराएगी, और वहाँ क्या होगी, दोनों जब इधर इधर मुड़ेगी तो इधर से टक्कर होगा, इधर मुड़ेगी तो फिर यहाँ से टक्कर होगा, और वो अंततः क्या होगी, ऊपर उठने लगेगी, और ऊपर उठ करके क्या होगी, भयंकर बारिश करती है। तो क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट करता है कि भारत में सर्वाधिक मासिक वर्षा प्राप्त करने वाला जगह कौन होगा? तो कौन होगा? चेरापूंजी होगा, यानी एक महीने में सर्वाधिक वर्षा। कुछ ऐसे महीने हैं जहां सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होता है मासिन राम से, लेकिन ऐसे महीनों की संख्या कम है। मासिन राम में क्या है, मासिन राम में अन्य महीनों में अधिक वर्षा हो जाती है चेरापूंजी से। तो चेरापूंजी से अधिक वर्षा होने के कारण यदि वार्षिक वर्षा का ही हम निकाले एवरेज, तो सबसे अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? मासिन राम में प्राप्त होती है। अब देखेंगे यहाँ हमारा जो है, देखते हैं यहाँ गारो, खासी और जयंतिया जो हमने पढ़ा, हम देखते हैं गारो जो है, गारो, खासी और जयंतिया में सबसे नीची पहाड़ी कौन है, सबसे नीची चोटी कौन है? गारो है। गारो एक फेमस है, एक चीज के लिए फेमस है। यहाँ जो है सो बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। वो बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? नॉकरेक है। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये गारो पहाड़ी जो है, गारो जो है इसकी एक चोटी है नॉकरेक। नॉकरेक चोटी है, और इस नॉकरेक चोटी के नाम पर ही एक बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ स्थापित किया गया है, जिसका नाम नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। याद रखेंगे, पूछता भी है। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य अंतर्गत स्थित है? ये मेघालय अंतर्गत स्थित है, और ये आपके गारो चोटी के, गारो पहाड़ी जो है, गारो पहाड़ी पर स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं जहां विभिन्न तरह की प्रजातियां निवास करती हो, उसके लिए आरक्षित क्षेत्र सरकार द्वारा घोषित की जाती है। विभिन्न प्रजातियां कहाँ होगी? जहां बहुत अधिक बारिश होगी, जहां बहुत अधिक जंगल होगा, वहां क्या होगा, वहां बहुत अधिक प्रजातियां। जैसे बायोस्फीयर का सबसे बड़ा ये क्या है? अमेजन जंगल। अमेजन जंगल में क्या है? सर्वाधिक टाइप की जातियां वहां निवास करती है। तो वैसे को भारत सरकार, वैसे को यदि गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो जाए, इस क्षेत्र में विभिन्न जातियां निवास करेंगी, वहां आप क्या कर सकते हैं? हंटिंग नहीं कर सकते, शिकार के लिए नहीं जा सकते। भारत सरकार द्वारा विभिन्न नीतियां बनाई जाती है, विभिन्न नियम बनाए जाते हैं, उसको संरक्षित की जाती है, उसी को कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपको करंट के हिसाब से भी, और ये पूछता भी है कि नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो आप इसको याद रखेंगे। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है सो गारो क्या कहते हैं, पहाड़ी के अंतर्गत, या गारो पहाड़ी यदि नहीं दिया है तो ये पूरे को क्या कहते हैं? शिलोंग का पठार कहते हैं, या शिलोंग का पठार कहिए या मेघालय का पठार कहिए। एक चीज और, शिलोंग का पठार इसको क्यों कहते हैं? शिलोंग का पठार इसको क्यों कहते हैं? आप जानते हैं कि मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। और शिलोंग जो स्थित है आपके इसी खासी पहाड़ी जो है, इस खासी पहाड़ी पर ही शिलोंग स्थित है, जो इस मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। शिलोंग शहर भी जो है वो आपके इसीलिए आप देखिएगा पर्यटक जो जाते हैं वो जाते हैं शिलोंग घूमने। तो वो क्या करने जाते हैं? हिल स्टेशन जाते हैं, अपना मनोरंजन करने जाते हैं। वो सबसे ऊंची चोटी भी है इस मेघालय की, तो उस हिसाब से वहां वो जाते हैं। तो इसके साथ साथ आज हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है समाप्त हो जाता है। अब हम आएंगे नदी तंत्र में, और उसके बाद आपका क्या कहते हैं, ये पश्चिमी पठारी जो हम पढ़ा, क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत जो पढ़ा रहे थे, हमने उस समय भी ये चर्चा किया था कि इसके साथ पर्वत जो है, पर्वत श्रृंखला के नीचे एक छोटा सा तटीय मैदान का भी निर्माण हुआ है। तो ये तटीय मैदान बच गया है, उसके अलावे आपका नदी तंत्र बच गया है, जनजातियां बच गई है, उसके अलावा जनसंख्या जनगणना बच गया है। इन सारी चीजों पर हम
चर्चा करेंगे, फिर से आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।